अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज खबरें अफसोसनाक भी हैं, इसलिए कि आज बहुत अफसोसनाक वाक़या बन्नू में पेश आया है, जहां पर खुद कुछ धमाके हुए हैं और उसके नतीजे में कई शहरी जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ख़दशा है कि इसमें इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि कई अभी अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। तो इस धमाके से मुतल्लिक तफसीलात भी आपको बताते हैं और थोड़ा डिग आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों अभी तक पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी की जंग में हमें नाकाम नज़र आ रहा है जीतते हुए। यानी अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने कामयाबी से ख़त्म कर दी है दहशत गर्दी, अभी तक वाक़यात हो रहे हैं, तो इसके ऊपर बात भी होगी। साथ ही ये एक अच्छा आईना भी है शहबाज हुकूमत के लिए, जिसको 1 साल मुकम्मल हो गया है और आज बड़ी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी तारीफ़ें भी की गई कि जी बड़ा ज़बरदस्त साल है। जो पेड इनके सहाफ़ी हैं उनसे भी बड़ी तारीफ़ें करवाई जा रही हैं कि जैसे बड़ी कोई दूध शहद की नहरें बह रही हैं। तो जनाब, ये आपका 1 साल मुकम्मल होने पर दहशत गर्दों ने आपको सलामी दी है कि ये पड़ा है आपका 1 साल, ये आपने कमाया है 1 साल में। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कुछ अहम फैसले किए हैं। अपनी वकला की टीम जो आज उनसे मिली, उसके बाद बड़ी अहम चीज़ें हैं, फील्डिंग सेट कर दी इमरान खान साहब ने, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर शौकत खानम के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा मुहिम फिर से देखी जा रही है, जो ऑलमोस्ट अब रूटीन है कि हर रमज़ान में की जाती है। उसकी वजह बड़ी साफ़ है, क्योंकि पता है कि लोग रमज़ान में ज़कात वगैरह निकालते हैं, एहतियात और खैरात करते हैं ज़्यादा नॉर्मल रूटीन से। तो ऐसे में ज़ाहिर है शौकत खानम की तरफ लोगों का रुझान रहता है और इसी को काउंटर करने के लिए इन्होंने ये हमेशा प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करनी होती है। तो ये अफसोसनाक है कि सियासी मुखालफत में आप इस हद तक आ जाते हैं कि आप बीमार लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। आप एक ऐसे हॉस्पिटल को निशाना बनाते हैं कि जो मुफ्त इलाज फराहम करता है कैंसर का, और अगर आप उसकी मुहिम चलाकर उसकी डोनेशन कम करना चाहते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि वो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं आप उनके साथ जंग कर रहे हैं। तो ये शर्मनाक किरदार है, लेकिन क्या करें, जब बेशरम हुकूमत हो तो फिर उनसे इसी किस्म की बातों की तवक्को की जा सकती है। तो थोड़ी इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, आज बन्नू में जो वाक़या पेश आया। बन्नू कैंट पे आज हमला हुआ है और दहशत गर्दों ने तकरीबन 6 इनकी तादाद बताई जा रही है जिनको मार भी दिया गया है या उन्होंने खुद को धमाके से उड़ा लिया है। तो बहरहाल ये गाड़ी पे सवार होकर आए और इन्होंने कैंट की दीवार के साथ खुद को टकराया और फिर ज़ोरदार धमाके हुए जिनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। उसके बाद कुछ देर फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं और फिर उसके बाद जब सूरत हाल थोड़ी वाज़ेह हुई, ये शाम का वक्त था तकरीबन अफ्तार के फ़ौरी बाद का, और उसके बाद जब थोड़ी सी और चीज़ें वाज़ेह हुई तो पता ये चला कि ये खुदकुश धमाके थे और इसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 15 सिविलियन जाँ बहक हो चुके हैं और इसमें 4 बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी शामिल हैं। 2 ख़वातीन भी जाँ बहक हुई हैं, एक मस्जिद भी इसमें शहीद हुई है और उसके साथ साथ कुछ दीगर अफराद भी शहीद हुए हैं। और इसके अलावा इसमें ये पता चला है कि तकरीबन 30-35 के करीब अफराद ज़ख्मी भी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो ये इस वक्त जो है आपकी मुल्क की सिचुएशन है और ये बन्नू में कोई पहला वाक़या नहीं है। बन्नू आप कह सकते हैं कि उन हसास मकामात या अज़ला में से है कि जहाँ पर दहशत गर्द बहुत अपनी स्ट्रेंथ रखते हैं और जहाँ पर आप कह सकते हैं कि रियासत की रेट उस तरह से नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। और बन्नू में हमेशा ही सेंसिटिविटी रही है इस मामले में, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े वाक़यात यहाँ पर पहले भी हो चुके हैं दहशत गर्दी के। तो आज के रोज़ एक और बड़ा वाक़या जो है वो हुआ है। अब सवाल फिर हम उठाते हैं, इसी बात पर उठाते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पे हम दहशत गर्दों को कंडेम करते हैं, हम उनके ऊपर लानत भेजते हैं, हम उनसे नफ़रत का इजहार करते हैं, उनकी मज़म्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि उनका कोई दीन नहीं है, उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, इनका कोई मज़हब नहीं है और ये तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है कि जो मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। रमज़ान का मुबारक महीना है और अफ्तार के टाइम आप इस किस्म के धमाके करके मासूम बच्चों की जानें ले रहे हैं। तो दुनिया में कोई भी मज़हब हो ये इसकी तालीम नहीं देता। तो जहाँ हम इन दहशत गर्दों को ज़ाहिर है इनके साथ नफ़रत का इजहार करते हैं, इनकी मज़म्मत करते हैं, तो वहीं हम ये सवाल भी पूछने में हक बजानिब हैं कि हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं इन दहशत गर्दों को रोक पा रहे।
کیوں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس طرح کے واقعات سے پہلے نہیں پہنچ پاتی انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر ان دہشت گردوں تک؟ کیوں یہ ہمیشہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے؟ نہ صرف یہ ایک واقعہ بلکہ کئی اور واقعات جس میں سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بار بار. تو کدھر مصروف ہیں ہماری ایجنسیز؟ کدھر ان کا دھیان ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ دہشت گرد کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آپ بڑے چوڑے ہو کے یہ بیان دے دیں کہ جناب ہمارے اتنے روز شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، تو یہ بڑی فخر کی بات ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ختم نہیں ہو رہا معاملہ؟ یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے کہ ہم مرتے جائیں اور ہم کہیں کہ واہ واہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم مرتے چلے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں روکنا ہے اس قتل و غارت کو، اور سوال یہ ہے کہ آپ اتنے سارے ریسورسز کے ساتھ کس کام پر معمور ہیں؟ اسی کام کے لیے معمور ہیں کہ عوام کو آپ نے تحفظ دینا ہے. تو پھر عوام کو تحفظ کیوں نہیں آپ دے پا رہے؟ کبھی افغانستان کی سرحد سے شورش ہو رہی ہے، کبھی ملک کے اندر جو دہشت گرد لابس آئے ہیں وہ آپ کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں. مشرقی سرحد والے تو ابھی آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے کہ آپ کے ساتھ کوئی پنگا کریں. مطلب وہ تو اپنی ترقی انجوائے کر رہے ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی ہوئی آپ کے ساتھ پنگا کرنے کی، آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. تو یہ ہمارے جو ہے وہ ملک کی سیکیورٹی سچویشن ہے. اس وقت کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چائنا تک نہیں ہے یہاں پر آگے کام بڑھا رہا، اپنا کوئی پروجیکٹ لگا رہا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے اس ملک کے اندر. اور ہماری ایسے میں پرائرٹیز کیا ہیں؟ جی ہاں، ہم دہشت گردی نہیں روک سکے، لیکن یس ہم عمران خان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہم دہشت گردی نہیں روک سکے، لیکن یس ہم اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم نے روک لیا ہے. ہم دہشت گردی نہیں روک سکے، لیکن آزاد ججوں کو ہم نے روک لیا ہے. ہم دہشت گردی نہیں روک سکے، لیکن آزاد صحافیوں کو ہم نے روک لیا ہے. ہم دہشت گردی نہیں روک سکے، لیکن آزاد پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ہم نے روک لیا، ان کو ہم نے جیلوں میں بھی بند کر دیا، ان کو ہم سزائیں بھی دلوا رہے ہیں. تو ہمارا پورا دھیان ہے اس وقت کہ ہم نے کیسے پی ٹی آئی کو کچلنا ہے، کیسے عمران خان کو اندر رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کون کون سی ترامیم کرنی ہے، کہاں کہاں کون سا بندہ فٹ کرنا ہے. تو وہاں پر ہماری پوری توجہ ہے. لیکن نہیں ہے توجہ تو اس کام پہ نہیں ہے جس کام کے لیے ہمیں معمور کیا گیا ہے. ایک ہمارے وزیر داخلہ ہے، وہ آج کل کرکٹ میچز انجوائے کر رہے ہیں. بھائی ایک سینسٹیو آپ کا ملک ہے سیکیورٹی سچویشن میں، اور آپ اس میں ایک دو عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو ویسے آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک بھی عہدہ ملے، تو اگر آپ نے لیا بھی ہوا ہے چلیں سفارشی، تو کم سے کم آپ ایک عہدہ کوئی لیں جس کے اوپر آپ تھوڑا دھیان بھی دے سکیں. کرکٹ بھی برباد کر رہے ہیں اور امن و امان بھی برباد کر رہے ہیں، اور بیٹھے ہیں وہاں پہ جناب میچز انجوائے کر رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ ملک میں سیکیورٹی کی سچویشن کیا ہے. یہ ہماری جو ہے وہ اس وقت حالت ہے. اب آپ بتائیے کہ کس کے آگے رونا رویا جائے؟ اور ایسے میں مزید عوام کا دل جلانے کے لیے، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے آ جاتے ہیں پکے منہ کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے اور جھوٹ بولنے، من جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا، ہم نے وہ اچیو کر لیا. ذرہ برابر شرم ہو تو آپ ایسے واقعات کے دن کم از کم آ کے پریس کانفرنس نہ کریں کہ ہاں بھائی ہم نے بہت کوئی یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. آج آ کے بتا رہے جی 1 سال مکمل ہو گیا ہے. کس بات کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے؟ 17 سیٹوں پر وزیر اعظم بننے کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے. بڑے فخر کی بات ہے کہ سارے ہارے ہوئے ہیں اور آ کے بیٹھ گئے مسلط ہو کر. اس پہ تو شرم آنی چاہیے. الٹا فخر سے آ کے بتا رہے ہیں کہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اور ان کا فخر کیا ہے جی؟ ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا. تو بھائی دیوالیہ ہونے تک پہنچایا کس نے تھا؟ پہلے یہ تو بتائیے. کیونکہ جب آپ تشریف لائے تھے اس وقت تو 6% پہ گروتھ تھی. دیوالیہ ہونے کا تو کوئی دور دور تک سوال تک نہیں تھا. تو آپ ہی اس کو دیوالیہ ہونے تک لے کے گئے، اور پھر اس میں عوام کا کچومر نکال کر، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دیوالیہ ہوا پڑا ہے ملک. لیکن چلیے آپ اس کو کوئی جھوٹا دلاسا سمجھ لیجئے کہ کسی نے قرضے رول اوور کر دیے، یا آپ کو IMF نے کو منت ترلے پہ تھوڑے بہت پیسے دے دیے، تو اس کے بعد آپ سروائیو کر لیتے ہیں لوگوں کے پیسوں کے اوپر، اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. بھائی آپ نے کیا ویلتھ جنریٹ کی ہے ملک کے اندر؟ پہلے یہ بتائیے. اس کے بعد آ کے قابل فخر بتا رہے ہیں جو ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے. بھائی کرپشن کے چارجز کیا ہوں گے؟ ہر چیز تو آپ نے اپنے کمپرومائزڈ لوگوں کو بٹھا دیا ہے. نہ انکوائریاں ہوتی ہیں، نہ کوئی کیس چلتے ہیں. ہر جگہ آپ نے اپنے بندے لیگی کارکن جا کے آپ نے عدالتوں میں بٹھا دیے ہیں، اور بے شرمی سے آ کے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر کچھ ثابت نہیں ہوتا. قانون بدل دیتے ہیں آپ تاکہ آپ کے کیسز آگے نہ بڑھ سکیں، اور پھر بھی آپ کو لگے کہ کہیں پھنس سکتے ہیں تو آپ جج بدل دیتے ہیں، ترمیمیں کر لیتے ہیں، اور پھر آ کے فخر سے بتاتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی اسکینڈل نہیں نکلا. تو یہ لوٹ مار جو مچی ہوئی ہے ملک میں، وہ تو آپ کو جب یہ دفعہ ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا جو ہے وہ قیامت اٹھائی ہوئی تھی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے.
मुल्क आपका कोई एक जो है 1 रुपया अब तक इन्वेस्ट नहीं कर सका। 2.5-3 साल हो गए आपकी SIFC को बने हुए, 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और शोर शराबा सारे जहां का। उसके बाद जो अगेन वही बात, जो काम नहीं है करने का उसमें घुसे हुए हैं जी, हम मईशत संभालेंगे। क्या मईशत संभाली है जी आपने? SIFC के तवस्सुत से तो 1 रुपया नहीं आया। हाँ ये है कि मांगने आप जाते हैं तो चलो आपको कोई इतने ऐसे रोल ओवर मिल जाते हैं, कोई कर्ज मिल जाते हैं, और वो तो आज शहबाज शरीफ साहब बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि कभी मैं जाता हूँ, कभी आर्मी चीफ जाते हैं, कभी हम दोनों जाते हैं, और जाके जी हम लोगों का ये कन्विंस कर लेते हैं कि चलो भाई हमारे कर्ज रोल ओवर कर दो। तो ये इनकी कामयाबियाँ हैं कि दिवालिया होने से बचा लिया उस मुल्क को जहाँ पे दिवालिया की पोजीशन तक खुद ही लेके गए, और ये बताते हैं कि जी कामयाबी हमारी कि हम जहाँ कशकोल लेके जाते हैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ ढाल देता है। तो ये इनकी कामयाबियाँ हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आपकी जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क की सिक्योरिटी की, जैसे मैंने आपको बताया, इस वक्त पिछले 14 साल में बदतरीन आपका साल रहा है 2024 दहशतगर्दी की कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हाँ ये बात है कि DHA का कारोबार बेहतरीन चला है। हाँ ये बात है कि आपने ज़राअत के शोबे में और वो जो चिलगोज़े के खेत उगाने में और पता नहीं क्या क्या करने में, उधर आपकी पूरी बड़ी कामयाबी से आपके सारे बिजनेस चले हैं। अलबत्ता जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये है इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स। बाकी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन जो पॉलिटिकल माइलेज है उसके ऊपर ज़ाहिर है जो PTI है, एक अपोजिशन जमात है, उनको इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन वो अपने मसाइल में फंसे हुए हैं, उनको अपनी इस तरह से शिकंजे में दाबा हुआ है कि वो खुद चू चारा नहीं कर पाते। बहरहाल इमरान खान साहब से आज जो मुलाकात हुई है, अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताई। इमरान खान साहब से आज वकला के 9 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने कुछ बड़े अहम चेंजेस किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इमरान खान साहब ने जी एक तो जो अपने फोकल पर्सन थे जो मीडिया से बाहर आके टॉक करते हैं, वो पहले फैसल चौधरी साहब आके गुफ्तगू का समराइज़ करके टॉक उसको मीडिया को बताया करते थे। अब उन्होंने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को यहाँ पे मामूर कर दिया इस काम के लिए। अब वो इमरान खान साहब के साथ जो इतनी भी गुफ्तगू होगी उसके हवाले से मीडिया को ब्रीफ करेंगे। दूसरा जो अहम फैसला है, मिशाल यूसुफजई साहिबा जो कि हमेशा ही बड़ी कंट्रोवर्शियल रही हैं, बहुत से उनके ऊपर बार बार इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं और हर वक्त वो मुख्तलिफ स्कैंडल्स में आती रही हैं। तो बहरहाल जी मिशाल यूसुफजई साहिबा को भी बड़ा शौक़ है हर वक्त तर्जुमान बनने का, मैं तर्जुमान हूँ, मैं तर्जुमान हूँ। तो आज वो तर्जुमानी भी उनसे गई, और बुशरा बीबी साहिबा ने मिशाल यूसुफजई साहिबा को फारिग कर दिया तर्जुमानी से, और अब नईम पंजोता साहब, मुबशिर साहब और एक दो और लोग हैं जो वकीलों में से ही हैं, तो उन्हीं को बुशरा बीबी साहिबा ने नॉमिनेट कर दिया कि जी आप ही जाके मेरे बिहाफ पर जो भी बयान देना है या गुफ्तगू करनी है तो वो आप लोगों ने बतानी है। तो ये एक दूसरा अहम फैसला है। तीसरा, इमरान खान साहब के जो जेल में मामलात हैं, जो उनकी जेल मैनुअल के मुताबिक गुफ्तगू होनी है, मुलाकातें होनी हैं, उनको जो सहूलियात मिलनी है, इससे मुतालिक जो पिटिशंस फैसल चौधरी साहब ने दायर की हुई थी वो अब सलमान अकरम राजा साहब डायरेक्टली देखेंगे। इसके अलावा जो लीगल फैसले हैं जितने भी, कौन सा केस कब कैसे किस तरह सुनना है, उसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनानी है, ये दोनों जो अहम सलमान्स हैं इमरान खान साहब के, एक सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे सलमान सफदर साहब, वो अब इन दोनों चीज़ों को डायरेक्टली देखेंगे। तो लीगल जो सारी फैसले हैं वो इनकी तरफ से किए जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब ने आज अगर आप देखें तो बड़ी बारीकी से एक फील्ड सेट की है, अंदर भी बाहर भी, और उसमें उन्होंने ये ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को वो एक नई पेस में लेके जा रहे हैं। ये भी एक ख़बर आ रही है कि जी इमरान खान साहब ने अडयाला के बाहर मुख्तलिफ़ कमेटियों को और तंजीमों को जो है मुजाहरे करने के लिए कहा है, लेकिन बहरहाल ये टॉक में इमरान खान साहब के जो मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने टॉक किया, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन ये खबर वैसे आ रही है कि इमरान खान साहब ने ये हिदायत भी दी हैं। लेकिन जो एक और इमरान खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब के लिए एक बहुत ख़ास मैसेज सलमान अकरम राजा साहब के थ्रू भिजवाया है। वो मैसेज ज़ाहिर है सलमान अकरम राजा साहब ने तो नहीं बताया, लेकिन जो एक आप कह लें कि ख़बर है या जो एक गुमान है वो यही है कि इमरान खान साहब ने वो रुकावटें जो कि अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब इत्तेहाद का हिस्सा बाकायदा तौर पर नहीं बन रहे अपोजिशन के,
تو وہ رکاوٹیں دور کرنے کا پیغام بھیجا ہے، اور اس پیغام کے بعد کوشش کی جائے گی کہ مولانا باقاعدہ طور پر اس اتحاد کو، اپوزیشن کے اتحاد کو جوائن بھی کر لیں۔ تو ایک بڑے کھلے دل سے پیغام جو ہے وہ خان صاحب نے بھیجا ہے، دیکھتے ہیں مولانا کا اس کے اوپر جواب کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب اس سلسلے میں اہم میٹنگ کریں گے مولانا فضل الرحمان سے، پھر اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو خبریں پھیلائی جا رہی تھی عمران خان صاحب سے متعلق، صحت سے متعلق، وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ علیمہ خان صاحبہ نے آ کے ڈینائی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جو خبریں تھیں کہ جی بیرسٹر سیف صاحب نے یہ بڑا غیر ضروری سا اسٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا کہ جی سحر اور افطار نہیں کرنے دیا جا رہا خان صاحب کو، عبادات میں خلل ڈالا جا رہا ہے، اور مختلف ان کو بڑا ہیلو بہانوں سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے متعلق بھی آج سوال ہوا، تو عمران خان صاحب کے اس کانٹیکس میں جواب یہی تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا کہ جیل جو ہے ظاہر ہے مشکل کام ہے، لیکن جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بہرحال درست نہیں ہیں۔ تو پھر یہ سوال ہوا کہ بیرسٹر سیف پھر یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بالکل ہم ان سے پوچھیں گے اور دیکھتے ہیں اس پہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ایسے اسٹیٹمنٹس انہوں نے کیوں دیے۔ تو بیرسٹر سیف بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو مسلسل شرلیاں چھوڑتے ہیں اور ایسے اسٹیٹمنٹ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں کہ جو مسلسل ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے بھی کبھی فائدہ مند نہیں ہوتے، اور خود ان کا جو ایک کردار ہے وہ ہمیشہ ہی مشکوک رہا ہے، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، اور وہ پھر بھی کیوں چپکے ہوئے ہیں، اس وقت حکومتی عہدے پر بھی ہیں، ان کو کیوں نہیں نکالا جاتا جبکہ وہ سب کو ناپسند ہیں۔ تو یہ ایک اپنے آپ میں سوال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب انہیں سینے سے لگا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہرحال ابھی بھی مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے گا، چاہے وہ کتنے بھی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دیں۔ تو بہرحال یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے مشکوک ہیں، لیکن بہرحال پارٹی کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آگے آ کر کچھ نہ کچھ صفائی ضرور کریں گے اس سلسلے میں۔ بہرحال جی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک بات میں نے آپ سے آج کرنی تھی وہ تھی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے بارے میں ایک بڑی مضموم سی پھر سے مہم جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور پہلے تو حکومت کے لوگوں کی طرف سے میں دیکھتی تھی کہ اکثر رمضان میں آ کر جان بوجھ کر اس کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں یہ ہاسپٹل کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایسے کئی اسٹیٹمنٹ جو نون لیگی وزراء ہیں وہ بھی دیتے رہے ہیں، اور خواجہ آصف تو خاص طور پر اس میں پیش رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے باقاعدہ صحافیوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ویسے صحافی استعمال ہوئے ہیں، لیکن اب باقاعدہ صحافیوں کی طرف سے بھی یہ مہم جوئی کی جا رہی ہے جو کہ افسوسناک ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے وی نیوز پہ کام کرنے والے عمار سکندر صاحب اور دوسرے وسیم عباسی صاحب کا بھی کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، تو وہ بھی اسی طرح کی گفتگو فرما رہے تھے کہ جناب یہ جو آپ پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ کے اور عطیات کے، تو یہ پیسے جو ہیں وہ اسپتال کی مد میں لیے جاتے ہیں، لیکن استعمال اسپتال میں نہیں ہوتے بلکہ اس کو سوشل میڈیا پر استعمال کیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر بجٹ جو ہے ان کا اربوں روپے میں ہے، اور 6 کروڑ کا روزانہ بجٹ ہے۔ اب آپ اس کو نااہلی کہیں، نالائکی کہیں، یا جو بھی اس کو الفاظ آپ دیں، لیکن یہ ایک تو ان کے اوپر یہ جو سوشل میڈیا والا خبط ہے نا، یہ کسی سے اتر نہیں رہا ہے۔ مطلب ان کو ابھی تک بھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سوشل میڈیا کیسے نیریٹو بلڈنگ کرتا ہے، سوشل میڈیا ہے کیا۔ یہ ابھی تک یہی بیوقوفوں کی طرح سوچتے رہتے ہیں کہ جی کوئی 2-4 لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بس ری ٹویٹس اور اس کی مشینیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب لوگوں کو فیک اکاؤنٹ بنانے کے پیسے دیے جاتے ہیں، ری ٹویٹس کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں، کمنٹس کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اور اس مد میں کوئی 6 کروڑ روپیہ روزانہ لگایا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ پارٹی جس کے بارے میں آج میں نے یہ خبر دیکھی کہ جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، ان کی تنخواہوں پہ کٹس لگائے گئے ہیں کہ جی تنخواہ پوری نہیں دی جا رہی۔ اس کی وجہ شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فنڈز جو ہیں، جو اکاؤنٹس ہیں پارٹی کے، وہ منجمد ہیں، تو اس وجہ سے وہ پرابلم آ رہی ہے۔ تو جو سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ ان کو تھوڑی کم دی جا رہی ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں افسوس بھی ہے۔ تو ایک ایسی پارٹی جو اس قسم کی مشکلات کا شکار ہو، اس کے بارے میں اتنی شاہ خرچیوں کے فیصلے جو ہیں وہ سننے میں آ رہے ہیں کہ جناب وہ 6 کروڑ روپیہ ڈیلی کا لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔
तो आज इसके ऊपर बड़ा मजाक भी बना हुआ था कि भाई हर कोई पूछ रहा था भी हमारा हिसाब भी क्लियर करो, और फिर कुछ ऐसी बातें भी हो रही थी कि जी इतने पैसे हम लगाएं कहाँ, 6 करोड़ रुपया कोई समझ नहीं लग रही। तो ये इस तरह की बातें करके सिर्फ मजाक अपना बनवाते हैं और ये सोचते हैं कि जी हम बड़ी कोई पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ा कोई हमने इंकशाफ कर दिया है, लेकिन इनको ये नहीं आइडिया होता कि ये अपना मजाक बनवाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, ये मैं हूँ, ये आप हैं, हम सब हैं, और जो जिसका दिल करता है वो उसके ऊपर आके बात करता है। ये इतनी सी कहानी है जो इनको समझ नहीं आ रही है कि आवाम एक तरफ खड़ी है, इसलिए आपको लग रहा होता है कि सारे सोशल मीडिया पर कोई पता नहीं कंट्रोल करके एक चीज़ चला रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। है यही है कि लोगों के दिल की बात जो है वो कर रहे हैं आके। वो आप कुछ, हाँ, पीटीआई ऑफिशियल के कुछ अकाउंट्स हो सकते हैं और जो उनको एक बयानिया दिया भी जाता हो, लेकिन आगे वो बयानिया बढ़ता कैसे है, वो चलता कैसे है, जो उस पर लोग कमेंट करते हैं, जो उस पर लोग अगर उसके साथ खड़े होते हैं या उस पर तनकीद करते हैं, तो पीटीआई ऑफिशियल पे लोग तनकीद कर रहे होते हैं भाई, तो वो कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। तो इतनी सी ये जो लॉजिक है ना अभी सोशल मीडिया की, ये इन लोगों को समझ नहीं आ रही है, और ये इनकी पस्ती की वजह है। पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, इनको समझ नहीं आ रही कि ये है क्या, और ये अभी तक वही साजिशी थेरियों में बैठकर गुत्थियां सुलझाने में लगे हुए हैं। बहरहाल इस सारे का मकसद ये था कि उसमें ये सोशल मीडिया को टारगेट करते करते शौकत खानम पे भी अटैक कर देते हैं कि जी वो पैसे हैं जो बेसिकली सोशल मीडिया पर लग रहे हैं। हालांकि कई दफ़ा ये बात वाजे हो चुकी है कि शौकत खानम के जो ऑडिट्स हैं वो बाकायदा इंटरनेशनल फर्म से करवाए जाते हैं, और वो इतना क्लीन प्रोसीजर होता है। सारे वो जो आपके फंड्स हैं और जो उसके ऑडिट्स हैं वो हर वक्त उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और वो कोई भी जाके चेक कर सकता है। वो किसी सीक्रेट जगह पे नहीं पड़े हुए कि जो कोई चेक नहीं कर सकता। वो कोई भी जाके उसको देख सकता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, किस तरह से वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपकी नज़र आ जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें इतनी दफ़ा क्लियर हो चुकी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी जो पैसे डोनेशंस मिलती हैं वो कहीं इधर उधर लग रही हैं, तो फिर अस्पताल का हाल तो बुरा होना चाहिए। फिर तो हमें ये नज़र आना चाहिए कि जी वहाँ पे लोगों की ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, या अस्पताल कोई खस्ता हाल हो गया है, या वहाँ पे कोई जदीद मशीनरी नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि अस्पताल ना सिर्फ ये कि इतने सालों से बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, बल्कि उसको जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग भी किया जाता है, अपडेट भी किया जाता है, अपग्रेड भी किया जाता है, और उसके साथ साथ वो एक अस्पताल से अब तीसरा अस्पताल बनने को है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। पहले लाहौर में था, फिर पेशावर में बना है, कराची में बन रहा है। तो जो डोनेशंस हैं तो फिर ही वो बन रहा है ना भाई। अगर वो डोनेशंस कहीं और इधर उधर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हो, तो फिर ये अस्पताल कैसे खड़े हो रहे हैं खुद ब खुद। तो अक्ल में भेजे में इतनी सी बात नहीं पड़ रही है कि भाई लोगों को एक काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कैसे इस बात पे यकीन करेंगे कि जी आपकी डोनेशन सही जगह पे नहीं हो रही। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि इस तरह की कैंपेन से ये उल्टा शौकत खानम का फ़ायदा ही करते हैं, क्योंकि वैसे अगर लोग थोड़े से सुस्ती का भी मुजाहरा कर रहे हो या तवज्जो ना भी गई हो, तो ये जब इस तरह की कोई उसके खिलाफ साजिश करते हैं कि जी हम आके इसको ज़रा कॉन्ट्रोवर्शियल करें ताकि लोग इसको डोनेशंस ना दें, तो उसके बाद उल्टा क्या होता है कि लोग कहते हैं अच्छा अब ये आ गए, लो जी अब हम ज़्यादा करते हैं, और फिर वो ज़्यादा जो है वो डोनेशंस हर साल पहले से ज़्यादा जमा होती हैं। तो ये एक फैक्ट है। लोग इमरान खान पर एतबार करते हैं और लोग शौकत खानम पर एतबार करते हैं कि जी ये हॉस्पिटल जो है ये वाकई फलाही काम कर रहा है और उसमें हमारा जो पैसा है वो सही जगह पे लग रहा है। तो इसलिए वो उसके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं और उसको जो है वो पूरी तरीके से ज़ाहिर है कि सपोर्ट भी करते हैं। तो इस दफ़ा भी रमज़ानुल मुबारक में आप ज़रूर इसको डोनेट कीजिए, जितनी आपकी इस्तेताअत है उसके मुताबिक डोनेट कीजिए। ये मेरा ख्याल है बेस्ट वे है कि आप अगर इमरान खान के लिए और कुछ नहीं कुछ कर सकते, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो उनका कॉज है, जो उनका मिशन है, और जो उनकी सबसे एक मतलब आप देख लें कि 92 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद जो उन्होंने अपनी इतनी बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया था, वो ये था। तो वो उस ख्वाहिश की तकमील के लिए और उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, तो ये भी एक मेरा ख्याल है आपकी तरफ से बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और इसका अलग से ये सदका जारी है, आपको इसका खुद सवाब मिलेगा। और ज़ाहिर सी बात है ज़कात तो वैसे भी मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, साहिब हैसियत लोगों पर फ़र्ज़ है, तो आप अपना फ़र्ज़ भी अदा कीजिए, उससे लोगों को फ़ायदा भी पहुँचेगा। तो ये आज जेन्युइनली ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आपने ज़रूर करना है, ताकि ये जो पेशेंट्स के ख़िलाफ़, कैंसर के मरीज़ों के ख़िलाफ़ जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो साजिशें ये साजिशी रचा रहे हैं, साजिशें जो बुन रहे हैं, ये उनके मुंह पर जाके पड़े। तो इस दफ़ा इस बात को आपने यकीनी बनाना है कि रिकॉर्ड पिछले साल से ज़्यादा इस दफ़ा डोनेशंस जो हैं वो होनी चाहिए, जिसमें जितनी भी इस्तिताअत हो। इसी पैगाम के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।